ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 इकोनॉमिक्स की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 7 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसके विषय में हम पढ़ेंगे नाउ। ये आपकी इस यूनिट की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो पहले दी हुई हैं और यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो हम नोट्स है ना, पढ़ते समय हम जिन नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, यदि आपको लगता है कि ये नोट्स आपके लिए उपयोगी हैं और मुझे ये नोट्स पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के क्या बल्कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ नोट्स को डाउनलोड करने का मैंने लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप उस वीडियो से रिलेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चाहें उनको डाउनलोड कर लें, बाद में याद करने के लिए आसान रहेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर में हमने 2 वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। उनमें कुछ चीज़ें हमारी हो गई हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बारे में बात हुई थी, इसके फीचर्स के बारे में बात हुई थी कि क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, और हमने ये चीज़ें डीप से समझी थी। आज हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन का निर्धारण। चलिए शुरू करते हैं। बाजार संतुलन होता क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि बाजार संतुलन का निर्धारण कौन करता है, क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। कौन डिसाइड करता है? पिछली वीडियो में हमने डिटेल में एक पढ़ा था कि 2 चीज़ें मार्केट में होती हैं, डिमांड और सप्लाई। ये दोनों मिलकर, ये मैं डिमांड और ये सप्लाई, ये प्राइस, किसी चीज़ की कितनी कीमत होगी ये डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। यदि डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, इसमें सप्लाई सेम है। यदि डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस डाउन आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई लोग कम मांग कर रहे हैं तो कम मांगेंगे, कीमत गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, ये सारी डिटेल अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, है ना। सप्लाई, डिमांड मान लीजिए सेम रहती है, सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट गिर जाएंगे। यदि डिमांड सेम है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इट मीन्स डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है बेटा जी? पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं। डिमांड कम होती है, प्राइस कम होते हैं। सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। एक चीज बढ़ती है, दूसरी कम हो जाएगी। सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम हो जाते हैं। सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ जाते हैं। देन इट मीन्स मार्केट इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन किस किस से होता है? मार्केट डिमांड से और मार्केट सप्लाई से। 2 चीज़ें काम करेंगी। मार्केट डिमांड क्या होती है? सिंपल डेफिनेशन है, पहले डिमांड वाले चैप्टर में तुमने पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है। सम टोटल ऑफ डिमांड बाय ऑल बायर्स इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी खरीदार हैं, क्रेता हैं, उनकी डिमांड का सम टोटल, उनकी मांग का कुल योग कहलाता है क्या? मार्केट डिमांड। ऐसे ही टोटल जितने भी मार्केट में फर्म्स हैं, उन सब की सप्लाई का सम टोटल कहलाता है मार्केट सप्लाई।
कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इस पे मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। अब होता क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी वस्तु की कोई कमोडिटी है, कोई गुड है ना। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब मैं वस्तु का, गुड्स का, कमोडिटी का नाम लेता हूँ तो हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों जुड़ी हुई हैं। मैं गुड्स कह रहा हूँ तो इसका मतलब सर्विसेज उसमें इंक्लूड हैं। गुड्स भी हो सकती है वो, सर्विसेज भी हो सकती है। सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। मैं वस्तु का नाम लेता हूँ तो सेवाएं इंक्लूड है। देन प्राइस 5 रुपए कीमत है। आपको एक इससे पहले रिवाइज करवा देता हूं। हमारा ये कौन सा कर्व होता है बेटा जी? डिमांड कर्व। जब प्राइस ऊपर होंगे, ज़्यादा होंगे, तो डिमांड कम होगी। प्राइस जैसे जैसे कम होते जाएंगे, ये पी है, ये क्वांटिटी है। जैसे जैसे प्राइस कम होंगे, प्राइस यहाँ से घट के यहाँ आ गए, प्राइस ये हो गए, डिमांड यहाँ से बढ़ के यहाँ चली गई। प्राइस और कम हुए, यहाँ आ गए, डिमांड और बढ़ गई। प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस कम होंगे, सप्लाई का क्या होगा भाई? सप्लाई कर्व देखें हम कैसे बनाते हैं, है ना। ये सारे कर्व आपको आने चाहिए, मैं तो रिवाइज ही करवा रहा हूँ, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले आपने पढ़ लिए हैं तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों आपको आते हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। दैट इज सप्लाई कर्व, एस से डिनोट करते हैं इसको। पी प्राइस है, वो यही प्राइस वाला काम है। ये क्वांटिटी क्यू। पी प्राइस है तो इतनी सप्लाई फर्म कर रही है। प्राइस बढ़ गए, क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई भी बढ़ गई। प्राइस कम हो गए तो सप्लाई भी कम हो गई। देन 5 रुपए इसकी प्राइस है। दोबारा इस पे आते हैं। 5 रुपए प्राइस पे हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये प्राइस ज़्यादा है, इतने प्राइस होने नहीं चाहिए। इसलिए जो क्रेता हैं, मीन्स बायर्स हैं, जो डिमांड करते हैं, उन्होंने डिमांड कम की। कितनी डिमांड की? केवल 10 कमोडिटीज की। लेकिन क्योंकि कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। फर्म सप्लाई करेंगी 50 की। हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम आइसक्रीम मान लें। आइसक्रीम है, आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये है। आप ये मत सोचना कि 5 रुपये में कहाँ आइसक्रीम आती है सर। अभी तो आप 1 रुपये कीमत की भी आइसक्रीम बताओगे, 1 रुपये की। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा समझने के लिए। अब यहाँ मैं मान लीजिए 35 रुपये लगाऊँ, है ना, या 65 रुपये लगाऊँ, तो उससे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, फिगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम छोटी फिगर रखते हैं। आप भी बोर्ड पेपर में जब लिखते हैं तो छोटी फिगर में लिखें, आपको याद करने में भी आसानी होगी, लिखने में भी आसानी होगी, है ना। ऐसे तो डिमांड पूरे मार्केट में 10 ही आइसक्रीम थोड़ी बिकेंगी। हम छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी फिगर रखते हैं। तो 5 रुपये कीमत पर सप्लाई कितनी हो रही है भाई? 50, और डिमांड है 10। इसका मतलब 40 आइसक्रीम बिना बिके रह जाएंगी। क्यों बिकेंगी? कितनी? डिमांड तो 10 ही की है, और फर्म ने कितनी बना के मार्केट में भिजवा दी? जितनी भी फर्म्स हैं सबने मिल के 50, 40 रह जाएंगी भाई। इसका मतलब दैट इज एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। इससे क्या होगा? कीमतें गिरेंगी, क्योंकि जब दुकानदार के पास, फर्मों के पास स्टॉक में 40 रह जाएंगी आइसक्रीम, अगले दिन फिर 50 बन के आ गई, बिकी 10, अब स्टॉक कितना हो गया? 40 से 80 हो गया। तीसरे दिन 120 हो जाएगा भाई, स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। बढ़े हुए स्टॉक का क्या करेंगे वो? उन बायर्स, सेलर्स के बीच में, विक्रेताओं के बीच में कंपटीशन होगा। वो चाहेंगे
कि मेरी आइसक्रीम बिक जाए, वो चाहेगा मेरी आइसक्रीम बिक जाए। उस कंपटीशन से क्या रिजल्ट निकलेगा? कैसे ज़्यादा बेच सकता है भाई, कुछ सस्ती दे दे, तो शायद एक के बजाय दो खरीद ले बंदा, जो नहीं खरीद रहा था वो भी खरीदना शुरू कर दे। तो इन्होंने क्या किया, कीमतें गिरा दी। 5 रुपए से आइसक्रीम कितने की कर दी? 4 रुपए की। अब 4 रुपए पे डिमांड बढ़ गई, कीमतें कम हुई। अभी मैंने बताया कीमत यदि कम होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड कम होती है तो कीमत कम होगी, और कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई, सस्ती हो गई। जो बच्चा एक आइसक्रीम खाता था वो भी दो आइसक्रीम खाने लगा। जो बच्चा बिल्कुल नहीं खाता था, यार महंगी है, उसने भी सोचा यार चला आज तो एक आइसक्रीम खा ही लेते हैं। तो डिमांड हो गई 10 से 20, बढ़ गई। उधर प्रॉफिट कम होने लगा। प्रॉफिट कम हुआ तो फर्म का सप्लाई में इंटरेस्ट कम हो गया। फर्मों ने क्या किया, 50 से 40 कर दी। इसका मतलब सप्लाई कम कर दी। अभी भी एक्सिस सप्लाई है, खरीदते हैं 20 और बनती हैं 40। 20 आइसक्रीम पर डे आज भी उनके स्टॉक में लगातार जुड़ती जा रही है। फिर कंपटीशन होगा, कीमतें कम होंगी, कम होंगी तो अब कीमत होगी 4 रुपीज़ से 3 रुपीज़ पे। कीमतें कम होते ही क्या होगा, डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी हमारी। डिमांड 20 से बढ़ के हो गई 30। उधर सप्लाई, प्रॉफिट और कम हो गया। सप्लाई वालों ने क्या किया, भाई और कम सप्लाई कर दो यार, अब मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में। उन्होंने क्या किया, सप्लाई और करी, 40 से लेस करके 30 कर दी। अब ₹3 जब प्राइस है, 30 सप्लाई है, 30 ही डिमांड है, अब स्टॉक में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई बेटा जी। जितनी डिमांड उतने ही सप्लाई। dx इज इक्वल टू sx। dx का मतलब है डिमांड ऑफ x गुड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ x गुड। और ये प्राइस क्या हो गए, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये डिमांड क्या हो गई, इक्विलिब्रियम डिमांड, ये वाली डिमांड थी ना। और ये प्राइस क्या हो गई, ये सप्लाई क्या हो गई, इक्विलिब्रियम सप्लाई। और इन दोनों को हम कह देंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। देन मान लीजिए मार्केट में फिर कुछ गड़बड़ होती है, कीमतें ₹3 से और कम हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। अब क्या कहानी होगी भाई, कीमतें और कम हो गई, सप्लाई वाले क्या करेंगे, फर्म क्या करेंगी, और कम कर देंगे इसको। 30 से सप्लाई कर दी 20। अब 2 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है, बहुत सारे बच्चे खाने लगे। डिमांड 30 से हो गई 40 और बढ़ गई। अब क्या हो रहा है भाई, मार्केट में आ रही हैं आइसक्रीम बन के ओनली 20, जो फर्म बना के भेज रही हैं। क्योंकि कीमतें कम हो गई तो उन्होंने सप्लाई कम कर दी, डिमांड हो गई 40 की। अब क्या होगा, 20 का अंतर है ना इन दोनों में, 40 माइनस 20। ये 20 लोग बिना आइसक्रीम के रह जाएंगे। इनका मन कर रहा है 2 रुपए में आइसक्रीम मिल जाए, और आइसक्रीम इनको मिलेगी नहीं, क्योंकि 40 लोगों का मन कर रहा है, 40 लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं, लेकिन मिलेगी कितने लोगों को, 20 लोगों को, क्योंकि सप्लाई 20 की है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि कंपटीशन बजाय सेलर्स के बायर्स में होगा, क्रेताओं में, जो खरीदने वाले हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा। जिस व्यक्ति को आइसक्रीम नहीं मिलेगी वो व्यक्ति क्या कहेगा, भाई 2 के बजाय 2.25 की ले ले, 2.25 रुपये ले ले, पर एक आइसक्रीम मुझे दे दे भाई। दूसरा कहेगा यार तू 2.5 ले ले पर आइसक्रीम दे। इस तरह से कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये स्थिति कहलाएगी क्योंकि सप्लाई 20 है और डिमांड 40 है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, देन दिस इज कॉल्ड एक्सिस डिमांड। अतिरिक्त मांग की स्थिति है, मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है।
और कीमतें कम हुई, 20 से 10 ही रह गई सप्लाई। फर्में केवल 10 ही बना रही हैं क्योंकि अब प्रॉफिट नहीं हो रहा। उधर डिमांड सस्ती हो गई, 50 तक पहुंच गई। पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आम 200 रुपये किलो है, आप नहीं खा रहे ना इन दिनों में। जब सीज़न आएगा सप्लाई बढ़ेगी, कीमतें कम होंगी, है ना, 40-50 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये होगी तो आप भी आम खाना शुरू कर देंगे। कीमतें कम होती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, आप लोग भी मार्केट में डिमांड करेंगे। ये भी एक्सिस डिमांड की स्थिति है। इसका मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम संतुलित कीमत होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस होते हैं ये वाले 3 रुपये, इससे कीमतें बढ़ेंगी तो एक्सिस सप्लाई की स्थिति आ जाएगी, और इससे कीमतें कम होंगी तो एक्सिस डिमांड अतिरिक्त मांग की स्थिति आ जाएगी। इसको हम एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। अभी मैंने जो आपको बना के बताया था, ये इसकी प्राइस हो गई, कीमत हो गई बेटा जी, और ये इसकी क्वांटिटी हो गई, है ना। दर्जन में केले मान लो, कुछ भी मान लो, आइसक्रीम मान लो। इससे ये हमारा सप्लाई कर्व होता। कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व है, लिखा हुआ है डिमांड। जब 5 रुपये कीमत है, इस पे चलो दोनों कर्व हमने एक साथ बना लिए। डिमांड कितनी है? ये वाली। और सप्लाई कितनी है बेटा जी? ये वाली। डिमांड है केवल 10 की, सप्लाई है 50 की। डिमांड, इस स्थिति में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ये स्थिति कहलाती है एक्सिस डिमांड, एक्सिस सप्लाई, सॉरी, सप्लाई ज़्यादा है ना, अतिरिक्त पूर्ति की, दैट इज एक्सिस सप्लाई। जब 2 रुपये कीमत हो जाए, फिर यहां से एक सीधी लाइन डालो बेटा जी। सप्लाई कर्व को कहाँ क्रॉस कर रही है? इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। यहां से नीचे परपेंडिकुलर डाल लो, 20 हो गई, ये हो गई 20। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 40। इट मीन्स जब प्राइस ₹2 है तो हमारी सप्लाई कितनी होगी? ये सप्लाई कर्व है ना, सप्लाई कितनी होगी? 20। और डिमांड कितनी है? 40। ये डिमांड कर्व को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है डी पॉइंट पे तो हमारी डिमांड है 40। इट मीन्स सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इसको हम कहते हैं अतिरिक्त मांग, एक्सिस डिमांड। इट मीन्स डिमांड ज़्यादा है। कीमत 3 रुपये है, यहाँ पे 3 रुपये से चलें, दोनों को एक ही पॉइंट पे काट रही है, ई पॉइंट पे। इसको ज़्यादातर हम बेटा ई से ही दिखाते हैं। ई मीन्स इक्विलिब्रियम, संतुलन। इस पे डिमांड कितनी है? नीचे आऊँ 30। सप्लाई कितनी है? सप्लाई कर्व भी यही है 30। इट मीन्स इस पॉइंट पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और जहां डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं वो कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन, एक नए कलर से कर लेते हैं बेटा जी इसको, इस वाले कलर से। ये वाली कंडीशन, ये 3 रुपये, ये 30 और ये ई इक्विलिब्रियम। ये वाली कीमत जो 3 रुपये है, जहां डी इज, यहां पी कितना था? 3। जहां डिमांड और सप्लाई, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हैं जिस कीमत पर, वो कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलित कीमत। और जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है दोनों एक ही तो हैं, जैसे 30 हैं इसमें, दोनों सेम होंगे, ये कहलाएगी संतुलित मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और यहाँ इस पॉइंट पे कहलाएगा ई पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम। समझ आई बात? ये सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। एट प्राइस 5 मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज 50, है ना,
ये सब चीज़ें हमने 5 पे। सप्लाई कितनी है 50 है, डिमांड कितनी है 10, एंड मार्केट डिमांड इज 10। एट दिस प्राइस द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल मोर, ज़्यादा बेचना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, देन व्हाट द बायर्स आर विलिंग टू बाई। हाँ, वो प्रोड्यूसर्स कितना बेचना चाहते हैं, कितना सेल करना चाहते हैं 50, और बायर्स कितना चाहते हैं बाई करना 10। क्रेता केवल 10 खरीदना चाहते हैं और बायर्स 50 बेचना चाहते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। समझ आ गया? एक्सेस सप्लाई का मतलब डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। Excess supply refers to a situation in which market supply of the commodity is more than its market demand at given price। हिंदी में भी ये लिखा होगा बेटा, आधिक्य पूर्ति या पूर्ति आधिक्य एक ही बात है, उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें किसी वस्तु की बाजार पूर्ति दी गई कीमत पर उसकी बाजार मांग से अधिक होती है, उस कीमत पर। देन दिस लीड्स टू ए फॉल इन प्राइस। इससे क्या होगा? प्राइस गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? अभी मैंने बताया, स्टॉक, अनवांटेड स्टॉक्स, कुछ तो होते हैं वांटेड स्टॉक्स। वांटेड स्टॉक्स वो होते हैं कि भाई हम अपनी फर्म में जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने गोडाउन में कुछ चीज़ें तो रखते हैं ना, कोई मान लीजिए अचानक डिमांड आ जाए तो हम दे सकें, तो कुछ स्टॉक तो हम रखते हैं, वो कहलाता है हमारा वांटेड स्टॉक, डिजायरेबल स्टॉक। कुछ स्टॉक ऐसा हो जाता है कई बार कि भाई माल बिक नहीं रहा, उधर फैक्ट्री में बनता जा रहा है, गोडाउन भरना शुरू हो गया, दैट इज अनवांटेड। मैं चाहता नहीं कि इतना माल मेरे गोडाउन में रहे, लेकिन जब बिक ही नहीं रहा तो मजबूरी में बढ़ रहा है, दैट इज अनवांटेड स्टॉक। ये अनवांटेड स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या चाहूँगा भाई ये बिकें, तो इट मीन्स सेलर्स के, फर्म्स के बीच में कंपटीशन होगा अपना अपना माल बेचने के लिए, और वो कंपटीशन के कारण कीमतें गिरेंगी। फर्म चाहेगा यार कुछ पैसे कम में निकल जाए, पर ये निकले तो सही यार, माल पीछे से बन के आता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम ये माल निकल जाए, तो इसलिए प्राइस गिरेंगे। सपोज द प्राइस रिड्यूस टू 5 to 4, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ये सारी कहानी आप पढ़ लेना बेटा जी, सब चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं इसीलिए। तो एट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे आ गए हम? जब प्राइस 3 है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। नाउ वी कैन से दैट दिस इज स्टेज ऑफ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अब मार्केट कहाँ में है? इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3। ये मैंने बता दिया। संतुलन कीमत कितनी है? 3, और संतुलन मात्रा कितनी है? 30। चलिए जी, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में हैं तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना, तब भी वही बात है। अब भाई हमेशा तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होता, हमेशा मार्केट तो संतुलन में नहीं होता हमारा बाजार। कभी आप देख रहे हैं टमाटर के रेट कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 25 रुपये, कभी 45 रुपये, कभी 60 रुपये, है ना, बदलता रहता रेट। इट मीन्स मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि मार्केट संतुलन में रहेगा, मान लीजिए 30 रुपये पे संतुलन में आ गया, तो 30 ही रुपये रहनी चाहिए फिर तो कीमत, भाई जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। लेकिन रोज़ सप्लाई डिमांड बदलती रहती है, ये मार्केट फोर्स बोलते हैं मैंने, बाजारी शक्तियाँ, डिमांड और सप्लाई। अब ये बदलेंगी तो कीमतें भी बदलेंगी। डिमांड कम हो गई, कीमतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। डिमांड बढ़ गई, कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे ही सप्लाई मान लीजिए बढ़ गई, कीमतें कम हो जाएंगी। सप्लाई कम हो गई, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये बदलेंगी तो मार्केट भी बदलेगा। अब कैसे कैसे बदलता है वो सारी कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको ये दिमाग में रखना है, हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इस वाले मार्केट की बात कर रहे हैं बेटा जी।
इसकी तीन अजम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम की हम तीन मान के चलते हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिव रिलेटेड। प्राइस और सप्लाई, प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे सप्लाई भी कम होगी, ये मान के चलते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ेगी। मीन्स नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं? जो इनकम बढ़ने पे जिनकी डिमांड बढ़ती है। देन फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट्स फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, सरकार की कोई भी हस्तक्षेप के बिना पूर्ति और मांग की शक्तियां बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। सरकार कुछ नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रही। कई बार सरकार हस्तक्षेप भी कर देती है जब मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्या करती है, कुछ याद आ रहा है आपको? जब प्याज 100 रुपये किलो से ऊपर हो गई थी तब क्या किया था सरकार ने? घाटा खा के बराबर में एक वैन लगाई और 40 रुपये किलो बेचनी शुरू कर दी। सरकार डिमांड सप्लाई पे काम नहीं कर रही थी, सरकार तो 100 रुपये खरीद रही थी और 40 में बेच रही थी, 60 रुपये किलो का घाटा खा के बेच रही थी। तो ये सरकार का हस्तक्षेप हो गया। अब जब मार्केट में वो वैन पे 40 रुपये आपको प्याज मिल रही है तो आप 100 रुपये किलो वाली क्यों खरीदोगे? तो ये इसका मतलब ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएंगे फिर। लेकिन ये गवर्नमेंट इंटरफेयर है। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट इंटरफेयर कुछ नहीं है, सरकारी हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है, केवल फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फ्रीली काम कर रहे हैं मार्केट में। ये तीन हमने इसमें अवधारणाएं मान के आगे बात करेंगे। तीन बुनियादी धारणाएं अजम्पशंस हैं, इस चीज़ को हम ध्यान में रखकर तब आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी ये मान रहे हैं कि हम सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल डिमांड में चेंज हो रहा है ना। तो मांग में परिवर्तन बदलाव की जगह परिवर्तन वर्ड ज्यादा अच्छा है बेटा। और बाजार संतुलन। अब परिवर्तन मांग में, चेंज इन डिमांड क्या क्या हो सकता है? डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है, यही तो होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। चलो जी, अब हम इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड। मान लीजिए मांग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है बेटा जी। एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं चीजों को। ये वाला हमारा वाई एक्सिस, ये एक तरह का ग्राफ ही है बेटा। ये एक्स एक्सिस, ये ओ, ओरिजिन पॉइंट। सबसे पहले तो आप डिमांड कर्व बनाओ। कैसा होता है डिमांड कर्व? ये वाला। सिंपल सी एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा जी। डिमांड कर्व में एक चीज़ आपको, डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व में ये भी ध्यान रखना है कि आप डिमांड सप्लाई कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करोगे ना वाई एक्सिस को टच करोगे। दैट इज डिमांड कर्व डी डी। डिमांड कर्व हो गया। अच्छा, तुम छो अभी क्योंकि शुरुआती बात है इसलिए तुम्हें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कई बार डिमांड कर्व बनाते समय कि भाई ये मैंने डिमांड कर्व ऐसा होता है या ऐसा होता है ना, ऐसे बनेगा, ये डिमांड कर्व है या ये है। तो कन्फ्यूजन का एक सिंपल सा तरीका है, ये प्राइस है बेटा, इतनी क्वांटिटी हो गई। अच्छा, अब ये देखो जरा, प्राइस कम होंगे
कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो तुम ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, कॉमन सेंस की बात है। अपने बाजार के ज्ञान का इस्तेमाल करो यहाँ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स रटने की है ना, ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब कीमतें गिर जाती हैं तुम ज़्यादा खरीदते हो या कम खरीदते हो? कीमत कम हो गई, ज़्यादा ही खरीदोगे ना। चलो जी, कीमत यहाँ प्राइस पी से कम होके P1 हो गई, देखना ज़रा, बढ़ गई भाई। पहले यहाँ थी, यहाँ से इतनी इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब इतनी, इसका मतलब डिमांड कर्व ये है। बाई चांस मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जी, ये वाला डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, इस पे मैंने इतना खरीदा, कीमतें कम कर ली मैंने, P1 हो गई, अब तो मेरी डिमांड बढ़ जानी चाहिए भाई। ये डिमांड ओ के और पास आ गई ना, तो इसका मतलब डिमांड कम हो गई उल्टी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये डिमांड कर्व नहीं है, ये तो सप्लाई कर्व है, ये तो सप्लाई की कहानी होती है ऐसी। तो समझ आ गई? कन्फ्यूजन हो तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये कहानी हो गई बेटा जी आपके डिमांड कर्व हो गया। अब आप ले इसमें सप्लाई कर्व, जब ये डिमांड है तो ये सप्लाई है, ये बन गया आपका सप्लाई कर्व एस एस। जहां ये दोनों क्रॉस होते हैं वो है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस होगा P, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहां पे लिखेंगे हम क्वांटिटी Q, ये प्राइस P ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा जैसा ऊपर जाएंगे कीमतें बढ़ती जाएंगी। यहां बाजार, ये पॉइंट हो गया हमारा E, बाजार संतुलन में है। ये डायग्राम आपको हर एक उसमें बनाना है। अब देखो बेटा जी क्या कह रहे हैं, ये इंक्रीज इन डिमांड, मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने का मतलब क्या हुआ? मांग बढ़ने का मतलब है कि डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट कर दूं? इधर। तो बेटा छोटा सा मत करना, ये एक तरीका है समझने का कि खूब सारा सा शिफ्ट कर लेना, इतना सारा शिफ्ट करो। डिमांड कर्व इतना सारा शिफ्ट करो, जितना कर सकते हो उतना करो। अब देखो प्राइस P है, अब इस प्राइस पे ये नया डिमांड कर्व बन गया मेरा D1। कौन सा डिमांड कर्व बना? D1। अब तो ये डिमांड कर्व तो ये तो रहा ही नहीं भाई मेरा, ये वाला डिमांड कर्व तो खत्म हो गया, क्योंकि प्राइस क्या हुए, डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। अब इस D1 के कर्व पर, ये सप्लाई कर्व सेम है, सप्लाई में कोई चेंज हुआ ही नहीं था हमारा। अब क्या कहानी बनेगी भाई, इस प्राइस पे ही चलेंगे हम, ये P प्राइस पे। अब P प्राइस पे और बढ़ा लो इसको, सप्लाई तो कितनी है? Q, सप्लाई तो वही Q है, और डिमांड कितनी है भाई? Q तो अब रही नहीं, क्योंकि ये तो डिमांड कर्व है नहीं, नया डिमांड कर्व ये हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, Q1। समझ आ रही है बात? इसका मतलब डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। कौन सी स्थिति हो गई? एक्सिस डिमांड। इस P प्राइस पर अब सप्लाई Q है और डिमांड Q1 है, और Q इज लेस देन Q1। Q1 बड़ा है, Q छोटा है, मीन्स हमारी डिमांड क्या हुई, बढ़ी है। यहां से Q से Q1 हो गई है, एक्सिस डिमांड की स्थिति हो गई, अतिरिक्त मांग की। मिल कितना रहा है, बेक कितने रहे हैं, सॉरी फर्म कितना बना रही हैं, Q। चाहिए कितना, Q1, ज्यादा चाहिए, एक्सिस डिमांड की स्थिति हो गई। क्या होगा, बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा,
क्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी, हर एक चाहेगा मैं भी खरीद लूँ, मैं भी खरीद लूँ। इट मीन्स वो अपनी वांट्स को, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक कीमत देने को तैयार होंगे। कीमत कौन बढ़ाएगा? बायर्स, क्रेता। अब कीमतें बढ़नी शुरू होंगी। जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी भाई? कम, और सप्लाई बढ़ेगी। इट मीन्स मैं डिमांड कर्व पे चलूं, अब तो ये वाला डिमांड कर्व है ना, कम होनी शुरू हो गई ऊपर की ओर, और सप्लाई कर्व क्या, सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। सप्लाई कर्व इधर इंक्रीज होना शुरू होगा। दोनों, ये इधर बढ़ना शुरू होगा ऐसे, और ये इधर कम होना शुरू होगा। दोनों मिलेंगे यहाँ पर। भाई ये नया डिमांड और नया सप्लाई तो यहाँ बनेगा ना भाई। अब ज्वाइन कर लो इनको। ये वाला पॉइंट E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया बेटा जी। नई कीमत हो गई P1। तो अल्टीमेट बाजार में कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। डिमांड पहले ये वाली थी, यहां से बढ़कर यहां हो गई। सप्लाई यहां से बढ़कर यहां हो गई। तो डिमांड तो हमने इंक्रीज की थी, सप्लाई भी बढ़ गई। अब इसको, ये मैंने डायग्राम बना भी रखा है। कहाँ गया भाई? अरे बन रहा होगा बेटा पक्का, ये वाला, इस वाले डायग्राम की बात करी हमने, है ना। इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, ये हमने बना के दिखा दिया। हर बार एक नया ही हम बनाएंगे, ये तो केवल आपको यह समझने के लिए है, लेकिन हम आपको ठीक से अच्छे से समझ आए खुद बनाएंगे, क्योंकि पेपर में भी आपको बनाना है। तो डायग्राम देख के इतना अच्छा आइडिया नहीं होता जितना हम मुझे बनाते हुए आपको देख के आइडिया होगा कि कैसे कैसे बना है। देन अब इसको एक बार इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। वैसे हमने समझ ही लिए सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट्स द डिमांड कर्व फ्रॉम D to D1। पहले डिमांड कर्व कौन सा था मेरा? D। कहाँ शिफ्ट हो गया? D1 पे, टू द राइट, राइट हैंड साइड में। आपका राइट हैंड साइड कौन सा है? ये वाला, इधर वाला है ना, तो राइट हैंड साइड में गया है। दिस लीड्स द एक्सिस डिमांड EF। ई, इस पॉइंट को मैं F लिख दूं तो ये एक्सिस डिमांड हो गई EF एट गिवन प्राइस P प्राइस पे तो एक्सिस डिमांड हो गई बेटा जी EF के बराबर। ये पॉइंट E था मेरा, ये F पॉइंट है। सिंस द कंज्यूमर्स विल नॉट एबल टू बाई ऑल दे वांट्स टू बाई एट दिस प्राइस। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि एक्सिस डिमांड है, मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, पूर्ति कम है। दिस विल बी कंपटीशन अमंग बायर्स। क्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी, जिसके कारण कीमतें बढ़ेंगी। क्रेता खरीदने के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं कि मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, तो कीमत ज़्यादा देंगे। एज प्राइस राइज, जैसे ही कीमत बढ़ती है, डिमांड स्टार्ट्स फॉलिंग। जो मैंने बताया, प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। अलोंग D2 से कम होनी शुरू हो गई। ये जो वाले मैंने एरो के निशान लगाए थे, ऐसे इधर से ऐसे चल देगी डिमांड कम होती हुई। एंड सप्लाई स्टार्ट राइजिंग अलोंग S। सप्लाई कर्व तो सेम है, तो सप्लाई यहां से बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगी। देन एज शोन बाय एरो इन द डायग्राम, दी चेंजेस विल कंटिन्यू। ये चेंज, सप्लाई बढ़ती रहेगी, कीमतें बढ़ती रहेंगी, सप्लाई भी बढ़ती रहेगी, डिमांड कम होती रहेगी। ये कब तक चलता रहेगा? टिल वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज क्वांटिटी सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाती हैं, तब तक ये काम चलता रहेगा। और डिमांड और सप्लाई बराबर कहाँ हुई? E1 पर।
द क्वांटिटी सप्लाई राइज टू Q1, यहां से यहां तक, ये Q से Q1 तक चली गई जी, और डिमांड यहां से यहां कम हो गई। एंड प्राइस टू OP1, OP थे, यहां से बढ़कर प्राइस कितने हो गए, OP1 तक चले गए। रिजल्ट क्या रहेगा, ऑटोमेटिक डायग्राम देख के ही पता लग रहा है, प्राइस बढ़ गए, सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड ऑलरेडी इसमें थी, डिमांड इंक्रीज हुई है। इसका मतलब रिजल्ट रहे इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिमांड बोथ, डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई, सॉरी डिमांड नहीं, इसमें डिमांड तो ऑलरेडी बढ़ी गई, इसको हम लिखेंगे सप्लाई, सप्लाई भी बढ़ गई बेटा जी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और सप्लाई दोनों बढ़ गए। मांग में वृद्धि मांग वक्र को D से D1 से दाईं ओर स्थानांतरित कर देती है, वो हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। यह दिए गए मूल्य P पर अधिक मांग या मांग अधिक एक ही बात है, अधिक एक्सिस डिमांड EF की ओर जाता है, क्योंकि उपभोक्ता इस कीमत पर वह सब कुछ नहीं खरीद पाएंगे जो वह खरीदना चाहते हैं। अतः खरीदारों के बीच में, क्रेताओं के बीच में या उपभोक्ताओं के बीच में एक ही बात है बेटा जी, प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, जिससे कीमतों में वृद्धि होगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग गिरने लगती है, किधर की तरफ, D2 के साथ ऊपर की तरफ, जो ऐसे एरो के निशान लगाए थे मैंने, और पूर्ति बढ़ने लगती है S के साथ, जो S वाले पे ऐसे निशान लगाए थे, जैसा कि आरेख में तीरों द्वारा दिखाया गया है। ये परिवर्तन तब तक जारी रहेंगे जब तक मांग की मात्रा बराबर पूर्ति की मात्रा दोनों बराबर ना हो जाए। मांग मात्रा बराबर पूर्ति मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। परिणाम संतुलन कीमत और पूर्ति दोनों में वृद्धि। समझ आ गई बात बेटा जी, बोलो कर लोगे। क्वेश्चन आता है इंक्रीज इन डिमांड होती है, एक क्वेश्चन कैसे आएगा, ए मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, एक बाजार संतुलन में है। अब यदि बाजार में मांग में वृद्धि हो जाती है तो बाजार पुनः संतुलन में कैसे आएगा, समझाइए। तो क्लियर हो गई बात, कैसे कैसे आएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4, 4 पॉइंट लिखने हैं, एक रिजल्ट लिखना है, बात खत्म हो गई। एक डायग्राम बनाना है, पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 और इसका रिजल्ट, परिणाम लिखना है, खत्म हो गई बात। क्लियर, चलो जी। अब दूसरी चीज, हाँ 45 मिनट हो गए, थक गए क्या पढ़ते हुए। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बात, है ना, थोड़ा थोड़ा ही अच्छे से समझ आ जाए, भले ही हमारा कम सिलेबस चले, 10 मिनट और फालतू भले ही हम लगा लें, पर अच्छे से हमें समझ आनी चाहिए, ऐसा हम सोच के पढ़ेंगे। तो कल शुरू करेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अभी तक हमने पढ़ा इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि वाली बात पढ़ ली, अब मांग में कमी, डिक्रीज कर रहे हैं मांग को। ठीक है बेटा जी, तो इसको हम शुरू करते हैं कल। आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक समझ लो ये ठीक से, है ना, दूसरा इससे इजी हो जाएगा, तीसरा और भी इजी हो जाएगा, चौथा और भी इजी हो जाएगा, फिर आगे वाले तो बिल्कुल एक एक बार पढ़ने हैं।
लेकिन ये मत सोचना कि यार पहला तो आधा अधूरा समझ में आया, चलो दूसरा देखते हैं, ये नहीं, पहला ही ढंग से समझ लेना, है ना। एक बार चाहे वीडियो आप दोबारा देख लेना, यदि आपने ये वाला लेक्चर ठीक से समझ लिया तो बाजार के जितने भी मार्केट इक्विलिब्रियम के जितने भी डायग्राम हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, उनको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत सारे डायग्राम हैं, है ना, जब क्लास में पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड भर जाता है। 4 और 5 6 8 डायग्राम है बेटा जी। तो पहला डायग्राम आपको समझ आ गया होगा तो बाकी और आसानी से समझ आ जाएंगे। चलिए ये चैप्टर, ये वाला क्लास हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो। ओके बेटा।